हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेस डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th में ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पूछा जाता है और 9th और 10th में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज का एक अलग टॉपिक रहता है, जिसमें से एक दो वाक्य अवश्य पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेस। पैसिव वॉइस समझने के लिए हमें टेंस अच्छे से आने चाहिए, तभी हमें वॉइस चेंज अच्छे से समझ में आएगा। वॉइस का हिंदी रूपांतर होता है वाच्य। अब इस वाच्य को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसको कर्तावाच्य कहते हैं एक्टिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। वॉइस क्या होता है इसे जान लेते हैं। वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। हिंदी में हम इसे समझ सकते हैं, वाच्य क्रिया का वह रूप है जो ये व्यक्त करता है कि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब दैट टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हम देख लें। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, और इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट वर्क्स इटसेल्फ। हिंदी में हम इसे ये देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य होता है उसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। एक्टिव वॉइस में वाक्य की रचना होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। संक्षेप में हम इसे SVO भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और आ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस को समझते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। पैसिव वॉइस में कर्ता पर कार्य किया जाता है, और दूसरे शब्दों में इन पैसिव वॉइस वर्क इज डन फॉर द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कर्ता के लिए कार्य किया जाता है। उदाहरण से हम देख लें। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। अर्थात SVO को OBS में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। ही राइट्स अ लेटर का पैसिव बनेगा अ लेटर इज रिटन बाई हिम। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की विधि। टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू ए पैसिव वॉइस सेंटेंस। इसके लिए क्या करना होगा, इसको रूलिंग हम पहले समझेंगे। नंबर 1 है एक्टिव
सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा है, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखिए संक्षेप में हम इसको समझते हैं। एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें वाक्य की रचना होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, OVS। ये पैसिव सेंटेंस में वही वाक्य हो जाएगा। यह ध्यान देने की बात यह है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकारात्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया होती है, ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया अर्थात सा मानी सहित कर्म मानी कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसका ही पैसिव बनाया जा सकता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर है, अकर्मक क्रिया है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तीसरा पॉइंट है रूलिंग का, जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बना देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण एक देख लेते हैं। एक्टिव में अगर मान लीजिए वाक्य ही टॉट मी अ लेसन, उसने मुझे एक पाठ पढ़ाया, तो पैसिव बनेगा आई वॉज टॉट अ लेसन बाई हिम। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पहला वाक्य ये है कि ही टॉट मी अ लेसन, पैसिव बनेगा आई वॉज टॉट अ लेसन बाई हिम। अब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, आई इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ लेसन वाज टॉट टू मी बाई हिम। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव वॉइस, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे निकालेंगे, वाक्य से कैसे पहचानेंगे। देखिए अगर हमें ये नियम याद है तो बहुत आसानी से हम सेंटेंस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। एक्टिव सेंटेंस की वर्ब से अर्थात क्रिया से व्हाट क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा हुम किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं। ही गेव मी अ वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, इस वाक्य की क्रिया से हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। व्हाट डिड ही गिव मी, उसने मुझे क्या दिया, उत्तर में मिला ए वॉच, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे क्या दिया, उत्तर मिला एक घड़ी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से क्रिया से हुम किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। हुम डिड ही गिव अ वॉच, उसने एक घड़ी किसको दी, उत्तर में हमें मिला टू मी। ये टू मी इस वाक्य का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में बताया गया है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अर्थात न्यू सब्जेक्ट, जो पैसिव में न्यू सब्जेक्ट बनेगा, के बाद वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर आदि का प्रयोग करके जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाक्य में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 कहता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आए हुए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट के पूर्व आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ही किल्ड अ लायन, उसने एक शेर मारा। अब पैसिव में जब हम करेंगे उसको तो अ लायन वॉज किल्ड बाई हिम। तो ये जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, जब पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लाए उससे पहले हमने बाई का प्रयोग किया है। अब जो उपरोक्त नियम हैं उनको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं बहुत संक्षेप में। जैसे
मान लीजिए एक्टिव वॉइस की रचना हमारी क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस की रचना क्या होती है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। क्रिया की मुख्य क्रिया जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इससे पहले जो एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है, उसे न्यू सब्जेक्ट अर्थात पैसिव का जो सब्जेक्ट आता है उसके कर्म, उसका जो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका नंबर, उसका जेंडर, उसके अनुसार हम बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो इसको सिंगुलर या प्लूरल जैसा भी है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और क्रिया की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लिखते हैं तथा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। ये हमारा संक्षेप में एक रेखा चित्र है जिसके माध्यम से हम पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। अब उदाहरण के लिए, दे पेंटेड द हाउस, एक उदाहरण एक्टिव वॉइस का वाक्य है। सब्जेक्ट है दे, पेंटेड वर्ब है और द हाउस इसका ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको पैसिव बनाना है। अब पैसिव में उन्होंने क्या पेंट किया, अब उत्तर में मिला हमको द हाउस, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव लिखेंगे द हाउस। अब बाकी चूंकि पास्ट इंडिफिनिट का है तो वाज जाएगा, द हाउस वाज पेंटेड बाई देम। सेवेंथ रूल हमारा हमें क्या बताता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए पर्सनल प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। यानी जो एक्टिव वॉइस में पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं उनको हम पैसिव में कैसे लिखते हैं, देखिए उनको हम सदैव ऑब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं। अगर आई है तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, अर्थात एक्टिव में अगर आई है तो पैसिव में मी होगा, बी है तो अस होगा, यू है का यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर आएगा और दे का दैम हो जाएगा। प्रेजेंट, अब इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं होते हैं। अर्थात टेंस के 12 पार्ट्स में से इन 4 पार्ट्स के पैसिव नहीं होते हैं, बाकी के 8 पार्ट्स के पैसिव होते हैं। अब इन 8 पार्ट्स के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इन रूल्स की सहायता से हम उसको समझ लेते हैं, फिर उदाहरण समझेंगे। एक चार्ट बनाया है जिसमें पहले कॉलम में टेंस, फिर पैसिव का न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। बाकी 4 के कैसे बनते हैं ये रूलिंग, इन चारों को छोड़ करके बाकी 8 का कैसे बनता है ये रूलिंग दे रहे हैं। अगर हमारा नया सब्जेक्ट आई है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एम लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट का वो लिखेंगे, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर हमारा जो न्यू सब्जेक्ट है पैसिव का वो अगर सिंगुलर है तो इज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस में इज बीइंग थर्ड फॉर्म और परफेक्ट में हैज़ बीन थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर न्यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में आर बीइंग थर्ड फॉर्म और परफेक्ट में हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसी तरह से पास्ट में हम देखते हैं, पास्ट में अगर नया सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस में वाज बीइंग और परफेक्ट में हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर पास्ट में प्लूरल सब्जेक्ट आया है नया तो वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट में हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, देखिए पास्ट परफेक्ट में जो नया सब्जेक्ट है वो चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, दोनों के साथ ही
हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर में अगर नया सब्जेक्ट आई वी के रूप में आया है तो शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आई वी नए ऑब्जेक्ट हैं, नए सब्जेक्ट हैं, माना पैसिव के नए सब्जेक्ट निकल कर आए हैं, तो हम शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। परंतु इसके अलावा आई वी के अलावा नया सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, दोनों के साथ ही विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। अब हम ये देखेंगे कि इन 8 में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य ही किया जाएगा और जो सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ये आपको रूलिंग में बताया जा चुका है। अब हम इन टेंस पर आधारित 8 नियमों के आधार पर इनके उदाहरण समझते हैं, साथ साथ हम इनके सूत्र भी वाक्य के साथ लिखेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए पहले देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। अब क्वेश्चन करेंगे वह क्या लिखता है। उत्तर आएगा अ लेटर, एक पत्र। एक पत्र सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ इज लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाई के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है उसे रखेंगे। ही राइट्स अ लेटर का पैसिव बनेगा अ लेटर इज रिटन बाई हिम। कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज राइटिंग अ लेटर का बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। तीसरा जो परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये बनेगा अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हिम। अब आया पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट में ही रोट अ लेटर, इसका बनेगा अ लेटर वाज रिटन बाई हिम। कंटिन्यूअस में ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका बनेगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम। परफेक्ट में ही हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। अब देखते हैं फ्यूचर का। ही विल राइट अ लेटर, पैसिव होगा अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का ही विल हैव रिटन अ लेटर, अब इसका क्या होगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम। अब देखिए सूत्र, एक संक्षेप में सूत्र फिर से हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस वाक्य की रचना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है और पैसिव वॉइस में क्या होगी, जो न्यू सब्जेक्ट आएगा, क्या हो, किसको लगाने के बाद जो मिलेगा वो लिखा जाएगा, उसी के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाएगी, नंबर और टेंस के अनुसार मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का वो ऑब्जेक्टिव रूप में लिख दिया जाएगा। पैसिव वॉइस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन निम्न चार्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग नहीं होता। ये ध्यान देने की बात है, कुछ क्रियाओं के बाद बाई नहीं आता है। अब कुछ उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं, जैसे नंबर 1 नो है, ओबलाइज्ड है, कंपेयर्ड है, इनवाइटेड है, एडिक्टेड है, लिसन है, प्रेफर्ड है। इन क्रियाओं के बाद टू का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे आई नो हिज फादर, अब इसका पैसिव बनेगा हिज फादर इज नोन टू मी। अब यहाँ पर बाई का प्रयोग हमें नहीं करना है, टू का प्रयोग करना है। अब सेकेंड पॉइंट में देखते हैं कौन सी क्रियाएं जिनके बाद एट का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिस्प्लीज्ड है, अलार्म्ड है, रिजॉइस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, शॉक्ड है, मैरिड है, एनॉयड है, ईटीसी। इनके बाद हमें एट का प्रयोग करना है। उदाहरण है हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, अब पैसिव है इसका आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। थर्ड
प्रकार की क्रियाएं हैं जिनमें प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, क्वारल्ड है इत्यादि। इनके बाद विद का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है योर ऑनेस्टी प्लीज्ड मी, पैसिव बनेगा। आई वॉज प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी, यहाँ हमने विद का प्रयोग किया है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ वो क्रियाएं हैं जैसे इंटरेस्टेड है, कंसिस्टेड है, कंटेंड है, डिसइंटरेस्टेड है, इंगेज्ड है, ईटीसी। इनके बाद इनका प्रयोग करते हैं हम। उदाहरण देखते हैं, द जॉब इंटरेस्ट मी। अब एग्जाम्पल में पैसिव बनेगा आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब। अब देखेंगे यदि एक्टिव सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित है तो, अर्थात पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई है, फिर प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस में निम्न स्ट्रक्चर के आधार पर बदल सकते हैं। जैसे पैसिव सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर वो प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर बाई और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, द गर्ल लाफ्ड एट हिम। अब उत्तर इसका पैसिव में क्या होगा, ही वॉज लाफ्ड एट, अब प्रीपोजिशन वही आया, फिर हम लिखेंगे बाई द गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब इसको पैसिव देखते हैं, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज को मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छे से इन रूल्स के साथ इनको तैयार करिएगा।